आज की इस वीडियो के अंदर हम उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक उत्सर्जन की दृष्टि से मनुष्य एक यूरियोटैलिक प्राणी होता है, अर्थात नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यूरियोटैलिक प्राणी, मनुष्य यूरियोटैलिक प्राणी है, तो यूरिया का उत्सर्जन करता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो ये यूरिया का जो निर्माण है, ठीक है, तो यूरिया का निर्माण और वास्तविक रूप से जो मूत्र का निर्माण ये कहाँ होता है, किस तरीका से उत्सर्जन होता है, वो हम इस क्रियाविधि के अंदर अब देखेंगे। तो आप देखिए, उत्सर्जन की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, यूरिया का निर्माण। सेकंड, यूरिन अर्थात मूत्र का निर्माण। उत्सर्जन की इस क्रियाविधि को हम दो पदों में समझ सकते हैं, एक यूरिया का निर्माण और एक मूत्र का निर्माण। सबसे पहले देखिए आप, यूरिया का जो निर्माण है वो यकृत की कोशिकाओं में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत की कोशिकाओं में होता है। यकृत की कोशिकाओं में जब यूरिया का निर्माण होता है तो एक पदार्थ है जिसका नाम है ऑर्निथीन। इस ऑर्निथीन पदार्थ के प्रारंभ से या इस पदार्थ के माध्यम से यूरिया के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए यूरिया के निर्माण की इस क्रिया को हम ऑर्निथीन चक्र कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि यूरिया का जो निर्माण है इस ऑर्निथीन नामक पदार्थ के द्वारा होता है, प्रारंभ इसके माध्यम से होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्निथीन चक्र। ऑर्निथीन चक्र की खोज सबसे पहले क्रैब और हैंसलिट दो वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इन्हीं के नाम के आधार पर इस ऑर्निथीन चक्र का नाम रख दिया क्रैब हैंसलिट चक्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से आप ध्यान रखना कि जो यूरिया है NH2CO, इस यूरिया का एक अणु 1 मोल का जो निर्माण होता है तो इस क्रिया में 3 ATP अणु के रूप में ऊर्जा काम आती है। कितनी? 3 ATP। तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से याद रख सकते हैं। यूरिया का जब निर्माण होता है तो यकृत की कोशिकाओं में होगा। यकृत से बनने वाला यूरिया ब्लड के साथ मिश्रित होकर के और कहाँ पहुँचता है, किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर पहुँचता है। वृक्क के अंदर, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें हम वृक्क की एक क्रियात्मक यूनिट कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड के साथ जब यूरिया वृक्क में पहुंचता है तो वहां पर वृक्क में जाने के बाद जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं मूत्र का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, किडनी के अंदर। किडनी के किस भाग में होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है। तो नेफ्रॉन, जिसे अपन वृक्क की एक क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं, वहां जाकर के ये क्रियाविधि संपन्न होती है और ब्लड में से, यहाँ पर ब्लड में से यूरिया को अलग करके बाकी शेष जो पदार्थ होता है उसको वापस रक्त में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो मूत्र के निर्माण की जो क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि को हम 3 पदों में समझ सकते हैं। फर्स्ट, परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कह सकते हैं। सेकंड, चयनात्मक पुनर्अवशोषण, और थर्ड होता है नलिके स्रावन। तो मूत्र के निर्माण की क्रिया जो नेफ्रॉन के अंदर होती है, नेफ्रॉन के अंदर इसकी क्रिया विधि को हम 3 पदों में समझ सकते हैं। ठीक है, परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और नलिके स्रावन। इन
सबके अंदर देखो सबसे पहला आता है हमारा परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का टॉपिक। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले इस क्रिया को समझने से पहले हम इस डायग्राम की बात करें तो देखिए आप, ये बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट जिसकी खोज विलियम बोमेन ने की। द्विस्तरीय कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्यालिनुमा रचना होती है जिसकी द्विस्तरीय परत है, बाहरी जो भित्ति होती है वो सेल की और अंदर की विसरल पेरिटोनियम की होती है। ठीक है, जो रक्त वाहिनी के साथ मिलकर के, केशिका गुच्छ के साथ मिलकर के इसकी पारगम्यता को बढ़ाता है। अब आप देखिए ये बोमेन संपुट और इसके बाद ये इसकी ग्रीवा। ठीक है, यहां देखिए ये जो नली है वृक्कीय धमनी के विभाजन से बनने वाली धमनिकाएं होती हैं। इस धमनिका को हम कह सकते हैं अभिवाही धमनिका, और ये जो धमनिका है जिसका व्यास कंपैरिजन कम होता है इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, यहां पर अभिवाही धमनिका का जो व्यास है वो अधिक होता है जबकि अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है। ठीक है, तो अभिवाही धमनिका आगे चल करके इस बोमेन संपुट के प्याले जो नुमा कप लाइक जो स्ट्रक्चर उसमें एंट्री करती है, एंट्री करके ये कई भागों में शाखित हो जाती है। शाखाओं के अंतिम सिरे आपस में वापस मिल जाते हैं और मिल करके एक नलिका बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपवाही। तो ये जो शाखाएं होती है इन शाखाओं को हम कहते हैं केशिका गुच्छ। क्या कह सकते हैं इसको, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। अब देखिए आप परानिस्यंदन की क्रिया को समझना है। परानिस्यंदन की क्रिया अर्थात यहां पर छन्नी की क्रिया है। ये जो छन्नी की क्रिया है ये इस मैलपीगी कोष अर्थात केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट इन दोनों के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, यहां पर जब यूरिया प्लस रक्त ये मिल करके इसके अंदर प्रवेश करते हैं और यहां आने के बाद यहां पर आता है। हम ये जानते हैं यहां पर ये प्रेशर से आता है, जबकि जितना यूरिया युक्त रक्त इसके अंदर प्रवेश करेगा उतना बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण यहां पर रक्त कणिकाओं के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। किसका प्रेशर लगता है, केशिका गुच्छ का। क्यों लगता है, क्योंकि जितना यूरिया युक्त रक्त इस केशिका गुच्छ में प्रवेश करेगा उतना अपवाही धमनिका में बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण यहां पर केशिका गुच्छ रक्त कणिकाओं पर ब्लड के ऊपर एक प्रेशर लगाता है। इस केशिका गुच्छ के द्वारा रक्त पर लगने वाला जो दाब होता है उसको हम बोलते हैं GHP। क्या बोलते हैं इसको, GHP। GHP का मतलब होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, केशिका गुच्छ द्रव स्थितिक दाब। इस दाब की जो मान होता है वो है 70 mm of Hg। ये बात समझ में आई। जितना यूरिया युक्त रक्त अभिवाही धमनिका के द्वारा केशिका गुच्छ में आता है उतना बाहर नहीं निकल पाता, कारण दोनों का व्यास, अभिवाही और अपवाही दोनों का व्यास अलग अलग। इस कारण जितना यहां पर आएगा उतना बाहर नहीं निकल पाता। इस स्थिति में केशिका गुच्छ के द्वारा रक्त कणिकाओं पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को बोलते हैं GHP, जिसके मान होता है 70 mm of Hg। तो परानिस्यंदन की जो क्रिया है वो इस दाब के कारण संपन्न होती है, लेकिन इस दाब के कारण जब संपन्न होगी तो उस दाब के द्वारा यूरिया और रक्त, इस रक्त में से RBC और प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी प्रकार का जो पदार्थ है, चाहे वो उपयोगी हो जिसमें शर्करा, एमीन्स, विटामिन्स, लवण सब आते हैं, उपयोगी हो चाहे वो अनुपयोगी है जैसे कि यूरिया, ये सब छन करके कहा जाता है इस
कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो छनकर आता है उसे हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रिक फिल्ट्रेट, अर्थात वृक्कीय छनित्र। जितना यूरिया युक्त रक्त इसमें आया, जीएचपी के कारण इस यूरिया युक्त रक्त में से आरबीसी और प्रोटीन ये दोनों नहीं छनते हैं, अर्थात ये दोनों दोनों अपवाही धमनिका में चले जाते हैं। बाकी शेष सभी प्रकार के, चाहे वो उपयोगी हो चाहे वो अनुपयोगी हो, सब के सब छन करके इस कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। जो छनकर आया वो कहलाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहलाता है वो? नेफ्रिक फिल्ट्रेट अर्थात वृक्कीय छनित्र कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए आप यहां पर, जीएचपी जो होता है 70 mm ऑफ एचजी, वास्तव में जो निस्यंदन की क्रिया इस दाब के द्वारा नहीं होती, क्योंकि हम यदि हाथ के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, हाथ के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई, इस वस्तु पर प्रेशर लगाते हैं, तो वस्तु पर जब प्रेशर जब लगेगा, जब ये खुद हाथ उस पर अपोजिट प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब जीएचपी लगता है उस समय यहां पर जो रक्त की कणिकाएं होती हैं किसी का गुच्छ के अंदर रक्त की कणिकाएं होती हैं, ये स्वयं अपने आप की छनने का भी क्या करती है? विरोध करती है। अतः रक्त कणिकाओं के द्वारा लगने वाला जो द्रव दाब होता है उसको बोलते हैं बीसीओपी। बीसीओपी का मतलब होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका मान होता है 30 mm ऑफ एचजी, ये स्वयं का अपने आप का क्या करेगी? छनने का विरोध करते हैं। साथ में ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल की जो भित्ति होती है वो भी छनने का क्या करती है? विरोध करती है। यदि हाथ नहीं होता और इस वस्तु पर अपन प्रेशर लगाते तो वो प्रेशर लगता चला जाता, जब तक कि ये स्वयं क्या नहीं करे, इसका विरोध नहीं करे। तो हम ये जानते हैं कैप्सूल के द्वारा भी क्या लगता है? एक दाब लगता है। इस कैप्सूल के द्वारा लगने वाले दाब को बोलते हैं सीएचपी। सीएचपी का मतलब होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, संपुट द्रवस्थितिक दाब, जिसका मान होता है 20 mm ऑफ एचजी। तो यहां पर देखिए आप तीन प्रकार के प्रेशर हमने बात की थी, जीएचपी, बीसीओपी और सीएचपी। अब यहां देखो परानिस्यंदन की जो क्रिया वास्तव में उस दाब के कारण संपन्न होती है जो जीएचपी में से बीसीओपी और सीएचपी को घटाने पर शेष बचता है। तो हम ये कह सकते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन दाब। इस प्रभावी निस्यंदन दाब का मान किस में आएगा? जीएचपी में से किसको घटाने पर शेष बचेगा? बीसीओपी प्लस सीएचपी को। जीएचपी में से यदि इन दोनों प्रेशर को अपन घटा दें, माइनस करें, तो जो दाब बचेगा वो कहलाता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन दाब। और प्रभावी निस्यंदन दाब की वैल्यू अपन निकालें तो कितना आएगा? 70 mm ऑफ एचजी माइनस 30 mm ऑफ एचजी प्लस 20 mm ऑफ एचजी। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 mm ऑफ एचजी। ये किसका वैल्यू हो गई? एफपी, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन दाब। तो वास्तव में परानिस्यंदन की जो क्रिया है वो इस दाब के कारण संपन्न होती है। कौन सा दाब? ईएफपी, प्रभावी निस्यंदन दाब के कारण संपन्न होती है, जिसका मान होता है 20 mm ऑफ एचजी। यहां तक क्लियर? अब आप एक चीज समझिए, यदि इस 70 mm ऑफ एच जो जीएचपी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को घटा करके 50 कर दिया जाए, 50 mm ऑफ एचजी इसको कर दिया जाए, तो क्या होगा? प्रभावी निस्यंदन दाब की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और प्रभावी निस्यंदन दाब का जब मान 0 हो जाएगा तो परानिस्यंदन की क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, अर्थात छन्ने की क्रिया या मूत्र के निर्माण की क्रिया नहीं होगी। तो रक्त में
उपयोगी पदार्थों के साथ साथ अनुपयोगी या अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होंगे, जिसके कारण रक्त कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन यदि हम देखें यहां पर, अविवाही धमनिका का जो व्यास है वो इससे ज्यादा होता है अपवाही से, तो हम अपवाही धमनिका के व्यास को बढ़ा दें, किसके बराबर, अविवाही धमनिका के बराबर कर दें, तो क्या होगा, परानिषेधन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परानिषेधन की क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, कारण जीएचपी का मान शून्य होगा, जीएचपी का मान शून्य होगा, अर्थात सीएचपी बीसीओपी सब शून्य होगा, क्योंकि जितना दोनों का व्यास यदि बराबर है तो जितना यूरिया युक्त रक्त अविवाही धमनिका से केशिका गुच्छ में प्रवेश करेगा उतना ही यूरिया युक्त रक्त वापस अपवाही धमनिका द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाएगा। अर्थात यहां पर परानिषेधन की क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, अर्थात रक्त शुद्ध नहीं हो पाएगा। अब एक चीज और देखिए आप कि 1 मिनट के अंदर हमने बोला जितना भी यूरिया युक्त अपशिष्ट पदार्थ या कुछ उपयोगी छनकर यहां पर आते हैं परानिषेधन की क्रिया के फलस्वरूप, तो जो भी नीचे आए यहां पर ग्रीवा में वो कहलाते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, वृक्कीय छनित्र। वृक्कीय छनित्र की जो रेट है पर मिनट यदि देखें तो पर मिनट उस चीज की 125 ml पर मिनट। ठीक है, ये छनकर आया हुआ पदार्थ है, रेट है जो कहलाता है GFR। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। केशिका गुच्छ के द्वारा छनने की जो दर है वो 125 ml पर मिनट होती है। यदि इसको पर घंटे की आवर निकालें तो 60, यदि इसको 24 आवर अर्थात एक दिन की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 ml पर डे। ठीक है, यदि इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 180 लीटर प्रतिदिन। इतना यूरिया यानी मूत्र का निर्माण होता है। लेकिन नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट होता है, हालांकि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि लास्ट पार्ट जो होता है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह वाहिनी, उस संग्रह वाहिनी में पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली के द्वारा एक हार्मोन आता है जिसका नाम है ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये जो ADH संग्रह वाहिनी में से उपस्थित जो मूत्र होता है उसमें से 99% भाग के जो जल का क्या कर लेता है, अवशोषण। ठीक है, इसको ऊपर लिखता हूं, आप ध्यान से देखें। GFR के बारे में हम बात कर रहे थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, प्रति मिनट वृक्क द्वारा केशिका गुच्छ के द्वारा छनने की जो दर है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है, और ये होता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना छनकर आया। यदि हम इसको पर आवर की वैल्यू निकालें तो 125 मल्टीप्लाई 60 मिनट, यानी 1 घंटे की वैल्यू आ गई। यदि हम इसको 24 आवर यानी पर डे का निकालें तो कितना आएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1 ml प्रतिदिन। ये ml के अंदर यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कितना आएगा, 180 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, इतना मूत्र का निर्माण होता है। लेकिन जो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, हालांकि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है क्योंकि अनेक अलग अलग DCT आपस में मिलकर के कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन आता है, इसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये
कलेक्टिंग डक्ट में उपस्थित मूत्र में से 99% जल का क्या कर लेता है, अवशोषण। तो इसमें से 99% का अवशोषण करते हो तो शेष बचता है 1%। 1% आता है 1.8 लीटर। इसका मनुष्य मतलब हुआ मनुष्य एक दिन में 24 आवर के अंदर 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ा, परानिस्यंदन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम उत्सर्जन की क्रियाविधि का पार्ट फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। और पार्ट सेकंड के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है कौन सा, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और नलिकीय स्रावन की क्रिया के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आगे जो आपको समझना है तो नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। समझ में आता है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।